दासी को आने में कितनी देर है? मुझे बाकी काम भी करना है। राजा मुझे कब बुलाएंगे? फिर मुझे फिर राजा के पास जाना है। राजा मेरे बिना कुछ नहीं करना चाहते। लीजिए मंत्री बाबू, मैं आ गई। अब बताइए मुझे क्या करना है। तुम्हें राजा रानी के घर से संदूक की चाबी लानी है, और अगर तुम ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें 20 पैसे दूंगा। तुम समझो मैंने तुमसे क्या करने को कहा था। हाँ हाँ मंत्री बाबू, ये काम तो है ही, मैं ये काम कर दूंगी। लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त भी है। कुछ दिनों बाद रानी को बच्चा होगा। मुझे लगता है मैं रानी का बच्चा चुरा लूंगा। और हाँ, ये बात किसी को नहीं बताई जा सकती। ठीक है, जो भी करना है करो, लेकिन पहले मुझे उस संदूक की चाबी ला कर दो और सिंधु के पास चाबी ले आओ। हाँ हाँ मंत्री बाबू, ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं संदूक की चाबी ला सकती हूँ और किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। यह कहकर दासी और मंत्री राज्य के लिए रवाना हो गए। रात को पहुंचकर दासी ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया। तभी रानी ने दासी को बुलाया, जिसके लिए दासी को रानी के कमरे में जाना पड़ा। दासी वहां गई और रानी से बोली, हाँ हाँ रानी माँ, बताइए, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं कह रही थी, अगर आपके हाथ में गर्मा गर्म चाय होती तो बहुत अच्छा होता। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए चाय मिल जाए तो मुझे आराम मिलेगा। इसलिए आप अभी जाकर मेरे लिए एक कप चाय ले आइए। हाँ रानी माँ, मैं अभी जाकर आपके लिए चाय ले आती हूँ। फिर दासी रसोई में गई और वहां चाय बनाने लगी। और चाय बनाने के बाद उसने चाय में कुछ नींद की गोलियां मिला दी ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। फिर उसने रानी को चाय दी और रानी ने चाय पी ली तो उसे बहुत नींद आने लगी और वह लेट गई। थोड़ी देर बाद दासी रानी के कमरे में आई और संदूक की चाबी ढूंढने लगी। अरे रानी, मुझे नहीं मिल रही कि उन्होंने चाबी कहाँ रखी थी। मैंने अलमारी की दराजों में हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। मैंने देखा कि वो रानी के तकिए के नीचे है या नहीं। ये कहकर दासी रानी के तकिए के पास गई और जैसे ही उसने तकिया उठाया, उसे चाबी दिखाई दी और वो चाबी लेकर सीधे कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद राजा कमरे में आए और उस दिन दासी ने चाबी मंत्री को दे दी। और जब उन्होंने देखा कि रानी सो रही है तो राजा ने कहा, अरे मैं देख रहा हूँ कि रानी आज इस समय सो रही हैं। लगता है आज रानी का शरीर ठीक नहीं है। नहीं, अभी रानी को बुलाना ठीक नहीं होगा। मैं बाहर का काम कर लूंगा। फिर वह कमरे से बाहर निकलकर सिंहासन पर जाकर बैठ गया। सभी मंत्री और प्रजा उपस्थित थे। तब राजा ने सभी से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य की सभी दासियां, प्रजा, सैनिक और मंत्री सुख और जो बाहर हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मैंने ली है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वे हमेशा अच्छे रहें। मैं आप सभी से आप हमेशा ईमानदारी और अच्छे कर्म करेंगे और कभी कोई बेईमानी नहीं करेंगे। हाँ हाँ महाराज, हम हमेशा अच्छे कर्म करेंगे और कोई बेईमानी नहीं करेंगे। आपको अब इन बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप हमारे राजा हैं, आप हमारी देखभाल कर रहे हैं। आपने हमारे अच्छे मंदिर की जिम्मेदारी ली है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे माध्यम से अपने दिन अच्छे से बिताएं और सभी आपका सम्मान करें। आपकी बातें सुनकर मेरा हृदय भर आया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपने राज्य में मंत्री, सैनिक, दासियां और आप जैसे सभी लोग मिले हैं। महाराज, कृपया मेरी मदद करें। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे आपके पास आना पड़ रहा है क्योंकि मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, बताइए आपको क्या मदद चाहिए। महाराज, मैंने अपनी बेटी का विवाह तय कर लिया है, लेकिन पैसे की कमी के कारण मैं समारोह का आयोजन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर मैं अपनी बेटी का विवाह समारोह पूरी तरह से आयोजित नहीं कर पाया तो शायद मेरा मान सम्मान चला जाएगा।
मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा। मैं आपके पास कुछ मदद के लिए आया हूँ। महाराज, कृपया मुझे मना ना करें। मेरे राज्य में कोई एक बार आ जाए तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंत्री जी, जाकर उसके लिए एक पूरा बाट सोना ले। रोक। मैं सब समझता हूँ मेरे राजा, लेकिन एक बाट सोना बहुत है। एक बाट सोना देने की क्या जरूरत है? थोड़ा सोना दे देते तो एक छोटी सी शादी भी काफी होती। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है मेरे राजा? ज्यादा हो या कम, सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली है ना? मंत्री जी, अभी जाकर उसके लिए एक बाट सोना ले आओ। मंत्री गया और ढेर सारा सोना ले आया। फिर ढेर सारा सोना मिलने पर मंत्री ने कुछ सोना अपनी जेब में रख ली और बाकी सोना लेकर सिंहासन पर जाकर बूढ़े को दे दिया। तब राजा ने बूढ़े से कहा। यह कहकर बूढ़ा वहाँ से चला गया और इसी तरह अपने दिन बिताने। उधर रानी के प्रसव का समय आ गया और एक दिन रानी के 2 पुत्रियां हुई। दासी एक पुत्री को वहाँ से हटाकर दूसरी पुत्री को ले राजा के पास गई और राजा को बताया। वाह, बच्ची को तो देखो, बिल्कुल रानी जैसी है। कितनी प्यारी है। मैंने अपनी राजकुमारी का नाम मिष्टी रखा है। दूसरी तरफ महल की राजकुमारी और जिसे मैं यहाँ लाई हूँ माला, दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। मैं माला को कहीं बाहर नहीं ले जा सकती। मुझे उसे हर समय अपने कमरे में ही रखना पड़ता है। अगर मैं उसे कहीं बाहर ले जाऊंगी और किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें महल जाना है। तुम अभी तक महल क्यों नहीं गई? क्या तुम बीमार हो? नहीं माँ, माला, मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम जानती हो, इस घर से बाहर कहीं मत जाना। मैं तुम्हें इस घर में ले आऊंगी, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। माँ, क्या मुझे सारा दिन घर पे रहना पसंद है? मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम मुझे घर से बाहर कहीं नहीं जाने देती। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं बाहर जा सकती हूँ। तुम मुझे बाहर जाने से क्यों मना कर रही हो? जब मैं कहती हूँ कि तुम बाहर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये कहकर दासी जब राज्य के लिए रवाना हुई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और वहाँ से चली गई। ये सब देखकर माला बहुत परेशान होने लगी और माला हमेशा खिड़की से बाहर देखती रहती थी। माला बहुत अच्छी, विनम्र और शिष्ट थी। वो अपनी माँ के कहे अनुसार करती थी, जबकि राज्य में रहने वाली मीठी बहुत जिद्दी थी, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। नहीं नाना, मैं अब खाना नहीं खाऊंगी। मुझे इस तरह परेशान मत करो। मुझे जैसा है वैसा ही रहने दो। मुझे अब खाना नहीं खाना। दासी राजकुमारी के पास खाना लेकर इधर उधर घूमने लगी। वह उसे खाना नहीं खिला पाई। फिर दासी रानी के पास गई और उसे बताया। रानी, मेरे राजकुमारी को खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खाना ही नहीं चाहती थी। राजकुमारी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे अभी भी उसे खिलाने के लिए उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। क्या उसे इस तरह खिलाना संभव है रानी माँ? मैं राजकुमारी को खाना नहीं खिला पाई। हाँ हाँ, ठीक है दासी, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें राजकुमारी को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे खाना खिलाऊंगी। यह सुनकर दासी वहाँ से चली गई। राजा और रानी राजकुमारी मिष्टी से बहुत प्यार करते थे और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत। उधर माला अपने छोटे से घर की खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी उसने एक सैनिक को बैलगाड़ी पर बैठे। तभी माला ने सैनिक को पुकारा। अरे सैनिक, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? अरे, मुझे कौन बुला रहा है? मैं उस खिड़की से देख सकता हूँ, आकर देखो। राजकुमारी, तुम इस गरीब घर में क्या कर रही हो? क्या किसी ने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया है? चलो, मैं तुम्हें अभी महल ले जा रहा हूँ। राजकुमारी, तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस एक गरीब घर की लड़की हूँ। मैं राजकुमारी क्यों बनूं? तुम्हें कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, मेरा दरवाजा खोल दो। मेरा बहुत दिनों से यही सपना है कि मैं महल में जाऊं और राजा रानी को अपनी आंखों से देखूं। अरे राजकुमारी, तुम बीमार हो या क्या हुआ? तुम बचपन से ही महल में पली बड़ी हो। राजा रानी तुम्हारे माता पिता हैं और तुम राजा रानी को अपनी आंखों से देखना चाहती हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें महल ले चलता हूँ।
ये कहकर सिपाही ने दरवाजा खोला और माला दरवाजे से बाहर आई और वे उस बैलगाड़ी में सवार होकर महल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे महल पहुंच गए। इतना बड़ा महल देखकर माला हैरान रह गई और उस महल को जी भरकर देखने लगी। फिर जब वे महल में दाखिल हुए तो राजा वहां आए और माला को देखकर कहने लगे, वही राजकुमारी, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है और तुमने क्या कपड़े पहने हैं? रानी कहाँ है? जल्दी से यहाँ आओ। क्या हुआ राजा? आप मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हैं? राजकुमारी के चेहरे की हालत तो देखो, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें ध्यान रखना है कि राजकुमारी कहाँ जा रही है या नहीं, इसलिए तुरंत जाओ और राजकुमारी को सुंदर वस्त्र पहनाओ। महाराज, आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरा नाम माला है और मैं एक साधारण घर की लड़की हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरे चेहरे और कपड़ों की ये हालत है। मैं आज पहली बार इस महल में आई हूँ और मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है। मैं पहले कभी महल में नहीं गई और आप कह रहे हैं कि महाराज, मैं इस राज की राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? लेकिन अगर मैं इस महल की राजकुमारी नहीं हो सकती तो मैं एक गरीब घर की राजकुमारी हूँ। नहीं, तुम कैसे हो सकती हो? अगर तुम हमारी राजकुमारी नहीं हो तो तुम बिल्कुल हमारी राजकुमारी जैसी दिखती हो। रानी, जाओ और राजकुमारी को बुलाओ, ठीक है? देखो राजकुमारी अपने कमरे में है या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर रानी वहां से चली गई और राजकुमारी के कमरे में गई और वहां जाकर राजकुमारी को उसके कमरे में देखा। फिर रानी राजकुमारी को लेकर सबके सामने आई। दोनों को एक जैसा देखकर सब हैरान रह गए। तभी दासी वहां आ गई और माला ने दासी को देखा और कहने लगे, चाचा जी, देखिए, मैं आज महल में आई हूँ। आप मुझे कभी महल में नहीं लाते और आज मैं आई हूँ। मुझे देखकर आप हैरान है ना? माँ, आप इस महल में काम करती हैं। ये एक बड़ा महल है। आज से मैं भी आपके साथ यहाँ आऊंगी। माँ, ये लड़की क्या कह रही है दासी? आप कब माँ बनी? आपने तो कहा था कि आपका एक बच्चा मर गया था। तो ये लड़की कौन है? और ये लड़की हमारी राजकुमारी जैसी दिखती है। दोनों की शक्ल एक जैसी है। ये आपकी संतान कैसे हो सकती है? मुझे माफ कर दो राजमाता, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। जिस दिन आपने जन्म दिया उस दिन आपके एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हुए। मैंने एक बच्चे को अपने पास रख लिया। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है, क्योंकि आपके जुड़वा बच्चे थे। वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। हाँ हाँ महाराज, दासी बिल्कुल सही कह रही है। ये आपका बच्चा है। दासी ने आपका बच्चा चुराया था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या मैं यही सुन रहा हूँ? दासी, इतने सालों बाद जब आपने हमें ये बताया तो मुझे लगा कि आप अच्छी हैं। मैंने आपकी सारी जिम्मेदारियां ली और अगर आपने मेरा बच्चा चुराया तो आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती हैं? मुझे माफ कर दो महाराज। आप क्या कह रही? माँ, आपने मुझे बचपन से पाला है और अब आप ये सब कह रही हैं? हाँ माला माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपकी असली माँ नहीं हूँ। राजा और रानी तुम्हारे माता पिता है। मैंने तुम्हें उनसे चुराया था और इसीलिए मैंने तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि तुम दोनों एक जैसे दिखते थे। अगर कोई तुम्हें देख लेता तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाती और इसी वजह से मैंने तुम्हें 18 साल तक घर से बाहर नहीं जाने दिया। तो उस दिन मेरे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हुए। माँ माला, तो तुम मेरी दूसरी संतान हो। मेरे पास आओ माँ। तब दासी ने राजा को मंत्री के बारे में सब कुछ बताया कि मंत्री उनके साथ गलत कर रहा है। यह सब सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने मंत्री और दासी दोनों को राज्य से निकाल दिया। दोनों को उनके गलत कामों की सजा मिली। तब से राजा ने राज्य की सख्त देखभाल की और वे अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।